Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher. I welcome you all in our business studies class. We were discussing about company organization कि जब कोई बिजनेस करना चाहता है पर्सन तो वो एक कंपनी खोल करके भी अपना बिजनेस कर सकता है। अब हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े कि कैसे कंपनीज वर्क करती हैं, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, एक्सेट्रा। आज हम पढ़ेंगे उन कंपनीज की कुछ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब शॉर्टकमिंग्स की कुछ कमियां, कि जब आप एक कंपनी खोल करके बिजनेस करना चाहते हो तो उस सारे प्रोसेस में क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होती हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो आपकी लिमिटेशन रहती है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, वो रहती है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। कि जब आपको कोई कंपनी खोलनी है तो उसके लिए जो आपका पूरा प्रोसीजर होता है वो डिफ़िकल्ट है, प्लस वो लंबा है, लॉन्ग है वो प्रोसीजर। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराना होता है। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद जा कर के आप एक कंपनी खोल सकते हो, क्योंकि कंपनीज़ को रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन इतना इजीली नहीं होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, कामकाज, कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं, देन जा कर के आपकी कंपनी को आप खोल सकते हो। तो इसके लिए ये प्रोसेस लंबा है। सपोज़ कोई पर्सन इमीडिएटली बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कंपनी तो इतनी इजीली नहीं खोल पाएगा। तो यहाँ ये एक प्रॉब्लम आती है कंपनी के बिजनेस में। नेक्स्ट है आपके पास लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब कि आपकी कोई सीक्रेट जैसे रख सको आप। तो यहाँ कंपनी वाले केस में सीक्रेट मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर के कंपनी चलाते हैं। कोई अकेला पर्सन नहीं चलाएगा, इतना लंबा चौड़ा स्टाफ होगा आपके पास, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स हैं। सबसे बड़ी बात कि कंपनी में जो हिस्सा है, लोगों का जो पैसा लगा है वो बहुत सारे लोगों का मिला कर के पैसा लगा है, तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं कंपनीज़ के। सो इस वजह से यहाँ पर सीक्रेट मेंटेन नहीं हो पाते, क्योंकि कंपनी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो सबमिट करवाती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट रहती है इन्फॉर्मेशन। कोई भी पर्सन एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी पे करके, पैसे पे करके उस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। प्लस कंपनी हर साल अपना जो भी अकाउंट्स मेंटेन करती है, प्रॉफिट है, लॉस है कंपनी को, कितनी कंपनी के पास एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी कितनी है कंपनी की, वो सारी रिपोर्ट्स को उसे पब्लिश करना पड़ता है जर्नल्स में। जर्नल मतलब मैगजीन्स में, जो बिज़नेस मैगजीन्स होती हैं उनमें कंपनीज अपना जो डिटेल है वो देती हैं। स्पेशली बिजनेस जर्नल्स होते हैं, स्पेशली जहाँ पर कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो यहाँ अगर आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं करोगे तो कल को आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जो है वो उसका कुछ ना कुछ मिसयूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लैक ऑफ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि किसी काम को करने के लिए जो आपको एक इंटरनल फीलिंग आती है कि ये काम मुझे जो है वो अच्छे से करना है। कंपनी के केस में ये जो मोटिवेशन है ये कम रहता है, क्योंकि देखो जो कंपनी चलाने वाले मेन हेड हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो हायर्ड हैं, मतलब वो सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। कंपनी ग्रो करे या ना करे इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता।
तो वो कभी भी अपना 100% दे करके काम नहीं करेंगे। उनको उनकी सैलरी मिल रही है, अब वो कंपनी के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं ना जो, वो नहीं लगाएंगे। और जो मेन ओनर्स हैं कंपनी के, जिनका सबसे ज़्यादा कंपनी में पैसा लगा है, वो लोग खुद नहीं सारा काम हैंडल कर सकते, इसीलिए वो लोग मैनेजर्स को अपॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ ये मोटिवेशन की जो कमी है मैनेजर्स में, वो इसी वजह से है क्योंकि वो खुद ओनर नहीं है कंपनी का, वो तो बस सैलरी के ऊपर काम करने वाला एक एम्प्लॉय है। तो इसीलिए मोटिवेशन की जो है वो लैकिंग है, कमी रहती है। नेक्स्ट है आपके पास गवर्नमेंट कंट्रोल, कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कंपनीज के ऊपर, वो एक्सेस में होता है। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है गवर्नमेंट कंपनीज को, इंटरफेयर करती है उनके काम में, कि कभी भी कोई कंपनी अगर कुछ भी डिसीज़न लेगी तो गवर्नमेंट का उसमें पूरा होल्ड रहता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से अगर मना है तो कंपनी उन प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकती। अगर अपने प्रोडक्ट्स को कंपनी देश के बाहर जा कर के एक्सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए आपको। गवर्नमेंट जब चाहे आपकी जो है वो अकाउंट्स जो भी आप मेंटेन कर रहे हो उनको जो है वो चेक करने के लिए भी कह सकती है, उनकी ऑडिटिंग करना, इन्वेस्टिगेट करना, वो भी गवर्नमेंट जब चाहे कर सकती है। तो ये कंपनियां जो हैं वो इतना फ्रीली काम नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है डिले इन डिसीज़न, कि जो आपके पास डिसीज़न लेने की जो कंपनीज़ में जो प्रोसेस होती है वो लंबी रहती है। कोई भी काम करना है, कोई भी डिसीज़न लेना है, उसके लिए एक लंबी चौड़ी मीटिंग रखी जाएंगी जहां मेन जो हेड्स हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स जो होंगे, वो पार्ट लेते हैं उन मीटिंग में, फिर जा कर के कोई डिसीज़न लिया जाएगा। ऐसे एक अकेला पर्सन अपने लेवल पर डिसीज़न नहीं ले सकता। तो अब अगर मीटिंग स्पेशली बुला करके डिसीज़न होंगे तो कई बार उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और कुछ ऐसे मौके जिनमें आप इमीडिएटली अगर डिसीज़न लेते और आपको प्रॉफिट हो सकता था, वो मौके आप खो देते हो क्योंकि यहाँ डिसीज़न मेकिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग है। तो इसकी वजह से भी कई बार आपको नुकसान होता है। नेक्स्ट आपके पास है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कुछ ही लोगों के हाथ में कंपनी जो है ना, उनका मैनेजमेंट, जो उसको कंपनी को कंट्रोलिंग पावर है, वो कुछ ही लोगों के हाथों में है। कहने को तो यहाँ कहा जाता है कंपनीज़ में कि यहाँ जो मेन इसके डायरेक्टर्स हैं वो सारे शेयर होल्डर्स मिल करके अपने हेड्स को चुनते हैं और फिर आगे वो कंपनी को आगे चलाते हैं। बट रियल अगर आप देखें रियल लाइफ में, तो जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उनको पता भी नहीं होता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या डिसीज़न लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज रिलायंस के शेयर खरीद लिए 5,000, 10,000 या 50,000 के, 1,00,000 रुपए के भी शेयर खरीद लिए, तो क्या रिलायंस कंपनी डिसीज़न लेने से पहले आपको कांटेक्ट करेगी कि आप बताओ कि हम ये डिसीज़न लें या ना लें, या हमारी कंपनी हम कैसे चलाएं? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर हम लोग शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के। तो इसे ही कहा जाता है ओलिगार्किक मैनेजमेंट, कि कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है जिनके पास करोड़ों में हिस्सा होगा उस कंपनी में। नेक्स्ट रहता है आपके पास कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स। अब कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट करने वाले जो लोग हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो लोग जो है वो खरीद लेते हैं कंपनी के शेयर्स, तो उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर्स होल्ड किए हैं, जिनके पास हैं। दूसरा लोग खरीद सकते हैं डिबेंचर्स, तो उन्हें कहा जाता है डिबेंचर होल्डर्स। अब शेयर का मतलब तो पता है हमें कि किसी कंपनी में पैसा लगाना या इन्वेस्ट करना, उसे कहा जाता है शेयर। शेयर मतलब हिस्सा।
कि आपका उस कंपनी में जो है वो हिस्सा है। तो यहाँ अगर आपका किसी कंपनी में कुछ शेयर है, कुछ हिस्सा आपका भी है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको कहा जाएगा शेयर होल्डर। तो आप कहलाओगे शेयर होल्डर। दूसरा तरीका जो है इन्वेस्ट करने का किसी कंपनी में आपके पास, वो है कि आप उसके डिबेंचर खरीदो। अब डिबेंचर का हिंदी वर्ड जो होता है वो होता है ऋण पत्र। ऋण का मतलब होता है इंग्लिश में लोन, कि आपने जो है ना किसी कंपनी को अगर लोन देना है, भी कंपनी चाहती है मैं पब्लिक से लोन ले लूँ, बैंक से लोन ना लेकर के कंपनी चाहती है कि मैं जनता से लोन लूँ, तो उस प्रोसेस को कंपनी जो कह देती है कि मैं डिबेंचर्स के थ्रू करूँगी। ऐसा डिबेंचर और कुछ नहीं, जनता से लोन लेने का, पब्लिक आम जनता से कुछ पैसे आपने कुछ सालों के लिए उधार लिए, तो वहाँ आप कहते हो डिबेंचर्स। तो जो लोग कंपनी को वो पैसा देंगे उन्हें कहा जाता है डिबेंचर होल्डर। कि वहाँ पर ना कंपनी आपको फिक्स टाइम बता देगी कि मैं 10 साल के बाद आपका पैसा वापस कर दूंगी, तो आप डिबेंचर होल्डर हो उस कंपनी के, और 10 इयर्स के बाद आपका पैसा कंपनी वापस करेगी, और उन 10 सालों तक कंपनी आपको उस पैसे के ऊपर ब्याज, या इंग्लिश में कहो तो इंटरेस्ट भी देगी, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए ना, आपने पैसा दिया उस कंपनी को। ये तो था एक लोन लेने का तरीका। शेयर वाले केस में कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी जो है वो आपको पैसा वापस नहीं देती। आप किसी दूसरे पर्सन को तो अपने शेयर बेच सकते हो, बट कंपनी अपने शेयर नहीं लेगी वापस। जैसे आपने आज रिलायंस के शेयर खरीदे, तो आप दोबारा चाहो कि अब रिलायंस वाले मुझसे वापस लें, ऐसा नहीं है। आप सेल कर सकते हो शेयर्स, बट वो किसी और पर्सन को सेल हो जाएंगे। तो ये फ़र्क रहता है। ये दो तरीके हैं किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाने के। तो यहाँ ये दोनों ही लोग, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों चाहे वो डिबेंचर होल्डर हों, दोनों लोग कहलाते हैं इन्वेस्टर्स, कि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया या इन्वेस्ट किया। तो इन दोनों का ना अपना अपना सोचना समझने का तरीका अलग है। जैसे शेयर होल्डर चाहेगा कि मुझे जो है वो हर साल अच्छा रिटर्न मिले, मैंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कंपनी हर साल मुझे मेरे शेयर्स पे रिटर्न दे। उस जो पैसा कंपनी आपको मतलब एज अ रिवॉर्ड देती है उसे कहा जाता है डिविडेंड, कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में आपको हिस्सेदार बनाती है, क्योंकि आप भी तो उस कंपनी के एक तरह के शेयर होल्डर हो, हिस्सेदार हो। तो कंपनी भी आपको अपने प्रॉफिट्स में हिस्सेदार बनाएगी, आपको डिविडेंड देगी। डिविडेंड का मतलब कि आपका जो है वो कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर है ना, वो ये चाहता है कि कंपनी अपना ऐसे प्रॉफिट बांटती ना रहे शेयर होल्डर्स को, वो अपना संभाल के रखे प्रॉफिट, क्योंकि आने वाले सालों में उन्हें कंपनी को मेरा पैसा वापस करना है, तो कंपनी जो है वो सेविंग्स करेगी, तभी जो है वो मेरा पैसा मुझे दे पाएगी। सो यहाँ इन दोनों का जो सोचने समझने का तरीका है वो अलग रहता है। इस वजह से जो है वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आता है, दोनों की जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में क्लैश होते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। शेयर होल्डर चाह रहा है कंपनी अपना प्रॉफिट बांट दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। डिबेंचर होल्डर चाह रहा है कि कंपनी सेविंग्स करे, ताकि आने वाले 10 सालों में मेरा पैसा जो मैंने उधार दिया, लोन दिया, कंपनी वो मुझे वापस कर सके। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की, बट ऐसा नहीं है कि इन लिमिटेशंस को कंसीडर करके हम सोचें कि कंपनी खोलना जो है वो बेनिफिशियल नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। कंपनीज बहुत अच्छे से वर्क करेंगी अगर उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो आपसी समझ के साथ काम करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।